नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष हांडा सर। डॉक्टर आशीष हांडा सर की जो स्पेशलिटी है वो है आम आदमी पार्टी, जो अब आम नहीं रही। और उस आम आदमी पार्टी के जो सबसे आम इंसान थे, मतलब पहले वाले आम थे, फिर दूसरे वाले आम थे, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पर इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन होने की तैयारी हो रही है, एंड ही इज कॉट अप विद वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स ही डजंट हैव एस्केप रूट। क्योंकि सीक्रेट मीटिंग्स तो इन्होंने बहुत की, पर सीक्रेट मीटिंग में एक्साइज कमिश्नर जब पहुंच जाता है तो भाई देखिए, सरकारी लोग तो सरकारी हिसाब से चलते हैं ना। थोड़ा सा आप इधर पेज टाइट करोगे तो बहुत कुछ तोते बोलने लगते हैं। मैंने आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी दे दिया है, बाकी आशीष सर बताएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगी तो आशीष सर का वो क्या बोलते हैं, सीक्रेट रेसिपी चोरी हो जाएगा। जी सर, ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको आपके सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच में आपके शो में आना, प्यारे प्यारे दर्शकों के सामने रूबरू होना और फिर उनके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना, सच में आई आई कीप वेटिंग एंड लॉन्गिंग टू बी इन फ्रंट ऑफ योर वंडरफुल ऑडियंस। गायत्री जी, इस समय तो अगर मैं सच में कहूं तो मुझे गुस्से से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के ऊपर तरस आ रहा है। क्यों? बेचारा कितनी जगह फंस चुका है। कभी उसने इतने सारे कालाकांडी करते हुए ये सोचा नहीं होगा कि जिस ऐशो आराम का घर बना रहा हूं उसमें तो कोई रहने ही नहीं दे रहा है मुझे। कभी कभी मनीष सिसोदिया कहीं फंस जाता है, कभी अरविंद केजरीवाल को ही कॉल कर लिया जाता है, कभी सत्येंद्र जैन पकड़ा जाता है। अब बताओ, अब राघव चड्ढा को क्या जरूरत पड़ी थी कि भैया वो भी फंसने की तैयारी करनी शुरू कर दे। पर अभी क्या है, अब जब जो बोया है सो काटेगा, तो ये फितरत तो इंसान की अपने हाथ में है नहीं, ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। और अभी कुछ नई 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 एक्टिविटीज वो करते चले जा रहे हैं जिससे वो फंसते चले जा रहे हैं। और फंसने के बाद तो आपको पता है विक्टिम कार्ड प्ले करना उनके पास तिरुप का इक्का है ही है। तो अब ये कहानी क्या है वो आपके ऑडियंस सुनने के लिए बेकरार होंगे। देखिएगा गायत्री जी, ये तो हम सबको मालूम है कि लिक्वर गेट स्कैम तो हुआ है। इसको तो मुझे लगता है कोई डिनाई कर नहीं सकता। अब जब डिनाई नहीं कर सकता तो अब स्कैम हुआ है तो किसी ने तो कुछ दिया है, किसी ने तो कुछ लिया है। किसने दिया, किसने किसको दिया, कितना लिया, क्यों दिया, क्यों लिया, बस अब तो ये बातें भर और खंगालना बाकी रह गया है। और इसके हिसाब से बस धीरे 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 एक एक करके सबके नंबर अंदर लगते चले जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हम सबको पता है कि मनीष सिसोदिया जी की जो खास थे, जो उस समय के उनके सेक्रेटरी थे सी अरविंद, ही हैज स्पिल्ड द बीन्स। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिसके ऊपर एक एक करके लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। और सीबीआई और ईडी जब क्रॉस वेरिफिकेशन इंटेरोगेशन करती है तो वो तो कहती है भैया मुर्दों से भी बुलवाने की कला जानते हैं। अभी तो बाल की खाल निकालने में वो माहिर हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बिना आग के धुआं तो है नहीं, आग तो है, कहीं ना कहीं तो लगी हुई है। किसी के दिल में लगी थी, अभी कहीं और लगी हुई है, लेकिन धुआं तो वहीं से आ रहा है। तो गायत्री जी, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लोगों को जानना जरूरी है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने घर पे कई मीटिंग्स की थी। उनमें से एक सीक्रेट मीटिंग का खुलासा अब लोगों के सामने ईडी करने जा रहा है। ये सीक्रेट मीटिंग अरे ये आपके और कितनी मेरे लिए सीक्रेट मीटिंग हुई है, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि एवरी टाइम वी हियर सीक्रेट मीटिंग, मतलब हाउ मेनी मीटिंग्स, मे बी अ डजन और देखिए। समथिंग लाइक दैट। बिकॉज अब मैं खुद कि कितनी सी, नंबर वन सीक्रेट मीटिंग, नंबर टू, सो लोगों को पता रहे ना, नंबर वन में ये बात हुई थी, नंबर टू सीक्रेट मीटिंग में ये बात हुई थी। जी सर। जी, ये एक्चुअली इसका टाइमलाइन रखना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि गायत्री जी, अभी जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं ईडी की सेकंड चार्जशीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कर रहा हूं। और उसके भी पेज नंबर 102 का रेफरेंस देते हुए सी अरविंद की स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। और आपके दर्शकों को जान के शायद हैरानी हो, ये सारी कहानी मैंने बताई सेकंड चार्जशीट की, जबकि ऑलरेडी थर्ड चार्जशीट भी ईडी ने दाखिल कर दी है आपसे मेरे बात करते हुए, जिसके ऊपर हम फिर अगला टॉपिक भी ले सकते हैं। लेकिन उसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको चीजें कितनी फास्ट मूव कर रही हैं कि आप जैसे फास्ट न्यूज चैनल को भी उसके साथ कोप अप करने में, एक टाइमलाइन मेंटेन करने में इतना सोचना पड़ रहा है, इतनी फास्ट चीजें मूव कर रही हैं। तो मनीष सिसोदिया जी ने जब ये कालाकांडी किया,
अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पे ही किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि सुप्रीमो की मर्जी के बिना ये सब हुआ हो ये तो मुमकिन नहीं है। अभी ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स को सीक्रेट मीटिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में जब पास होता है तो कैबिनेट मीटिंग बनाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल कैबिनेट में या किसी मतलब कहीं भी ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करके और उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट करते हुए सब तरीके से हर चीज काम होता है। लेकिन जब अंडर द टेबल की बातें करनी हो, गुपचुप खेल खेलने हो, किसी को फेवर करना हो, ऑफ द रिकॉर्ड बातें ज्यादा करनी हो, तो उसको तो सीक्रेट मीटिंग ही कहेंगे। और आपको पता है कि किसी एक एक्ट को अंजाम देने से पहले कितनी बारीकी से, कितनी शिद्दत से उसकी प्लानिंग की जाती है कि यार कुछ ऐसी प्लानिंग करना, घपला तो कर रहे हैं, पकड़े ना जाए। तो वो पकड़े ना जाए की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए मीटिंग्स तो सीक्रेट ही करनी पड़ेंगी। आपको और मुझे बुला के लाइव टीवी चैनल्स के सामने तो वो मीटिंग्स करेंगे नहीं, क्योंकि वो बचना है उस सारी कालाकांडी से जिसको वो अंजाम एंड देने जा रहे उसमें हैं। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि खुद राघव चड्ढा इज अ सीए, तो सीएस तो जाने जाते हैं कि कितने नंबर अप करने हैं, कितने नंबर डाउन करने हैं, कितने नंबर लेफ्ट अरे भेजने राघव चड्ढा हैं। जिसका चेला है वो तो आईआरएस कमिश्नर है, रह चुका है, आई मीन टू से, तो उनको तो पता ही बाय है द वे, कि नंबर गेम यहाँ पर कैसे एक और, बुलाने हैं। अगर ये सीएस कोई देख रहे हैं, अगर ये वाला एपिसोड, लेट मी टेल यू ऑन रिकॉर्ड, बहुत सारा क्लीनिंग होने वाला है सीएस के अगेंस्ट में, बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं बिकॉज दे आर द वंस इन द फ्रंट, जो सारा घपलेबाजी, सारे हवाला, पैसे किधर लेफ्ट राइट सेंटर, किसके टोपी किसके सर और उसकी टोपी इसके सर, जो वो कर रहे थे पिछले दशकों से, उस पे बहुत सारे फुल स्टॉप्स आने वाले हैं। सो जो भी अगर सीए देख रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड, कम आउट क्लीन, नहीं तो आप लोग भी नेक्स्ट हो चंगुल में। जी सर। जी जी। तो मुद्दा क्या, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। ये सीक्रेट मीटिंग में अब आपके दर्शकों को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। इस सीक्रेट मीटिंग में दिल्ली में लागू होने वाली एक्साइज पॉलिसी के बारे में कुछ फॉर्मुलेशंस करनी थी। अब मजे की बात देखिएगा, पॉलिसी कहां पे आनी थी? दिल्ली में, एक्साइज पॉलिसी। और मुद्दा क्या था कि भैया जो उनको होलसेल में कमीशन मिलता है उसका किसी तरीके मैनिपुलेशन ऐसा किया जाए कि वो कमीशन बढ़ा जाए ऑन पेपर, लेकिन उसका किकबैक वापस हमें मिल जाए जिसको हम बाकी इलेक्शंस में, खासकर गोवा इलेक्शन में यूज कर पाए। और ये कालाकांडी के चक्कर में आप ये देखिएगा, अब जो मैं रेवलेशंस करने जा रहा हूं जो आपके ऑडियंस सुन के हैरान हो जाएंगे, इसमें मेन पार्टिसिपेंट को लॉबी के बिजनेसमैन, साउथ के मीटिंग रखवाई थी क्योंकि उन्होंने ही गाइडलाइंस और पिवट पॉइंट्स देने थे जिसके ऊपर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी फ्रेम की जानी थी कि हमको कहां कहां पे कैसे कैसे आपने मुनाफा दिलवाना है और उसके अवज में हमसे जो चाहिए वो बताइए। पहली बात, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में साउथ लॉबी के बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने ही ये मीटिंग कॉल की थी एंड दे वर द पिवट पॉइंट जिसके आसपास से पूरी फॉर्मुलेशंस हो रही थी। क्योंकि ये बात तो एक्सपर्ट कमेटी ने भी मानी है सीबीआई के सामने कि जब 5% कमीशन की बात ठहरी थी जो एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी, तो वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि जब जीओएम की मिनट्स की मीटिंग में भी और कहीं ये डिस्कशन ही नहीं था, तो फाइनल ड्राफ्ट में 12% होलसेल कमीशन कहां से आ गई, ये 12% की फिगर आई कहां से, ये आज तक हर कोई ढूंढता फिर रहा है। ये 12% की फिगर वहां से आई थी जो साउथ लॉबी के बिजनेसमैन ने इस मीटिंग में कहा कि हमको इतना चाहिए, अगर आपको हमसे करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का किकबैक चाहिए, तो वो हमारी कैलकुलेशन तब सही बैठती है जब कम से कम आप इस परसेंटेज को इतना बढ़ाओगे, इतने टाइम में हम वो पैसा रिकवर कर पाएंगे, और जिसके चक्कर में ये पूरी मीटिंग की गई। अभी दूसरी कहानी, अब दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी लॉन्च होनी है, और दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी जब लॉन्च होनी है तो उसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? साउथ के बिजनेसमैन, इंडोस्पिरिट, महिंद्रू, वो सब नाम हम पहले के टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। इसीलिए उनको रिप्रेजेंट करते हुए विजय नायर इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था। क्या ऑफिशियल डेजिग्नेशन है विजय नायर की? जिसको दिल्ली में ऑफिशियल गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी हुई है, कैलाश गहलोत के नाम से बंगला इशू करवा के, वो खुद मिनिस्टर साहब उसमें नहीं रह रहे और विजय नायर जी उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
कोई है पूछने वाला? और आगे आगे देखिए, हाँ, ये तो मैं आपको बता रहा था, अभी तो आएंगी बहुत सारी चीजें, निकल निकल के आएंगी कि ईजी ने अभी विजय नायर को भी ऑफिशियली अब ये परमिशन मिल गई है ईडी को, क्योंकि कोर्ट से परमिशन मिल गई है। आज ही की न्यूज है कि अब विजय नायर को और अमित अरोड़ा को थॉरली ग्रिल किया जाएगा। अब तक तो प्यार प्यार से ऊपर ऊपर से उनको सहलाया जा रहा था, अब थोड़ा जैसे शायद अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, ईडी वाले बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, तो शायद कुछ मेहमान नवाजी सही मायने में देखने का मौका इन लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि जब बात अपनी निकलवाने पे आ जाए ईडी और सीबीआई, तो उनके आगे मुर्दे भी बोलते हैं, ये कहा जाता है। अब यहां पे मुद्दा क्या निकला? साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करते हुए विजय नायर इस मीटिंग में प्रेजेंट है, जो कि नेगोशिएशंस करवा रहा है। किससे? आम आदमी पार्टी के टॉप ब्रास से, जिसको रिप्रेजेंट कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि खुद लिक्वर मिनिस्टर भी हैं। तो फिर राघव चड्ढा की एंट्री कैसे और क्यों? यही है सबसे बड़ा खुलासा। इस मीटिंग में ना सिर्फ राघव चड्ढा प्रेजेंट थे, क्यों थे भगवान जाने, लेकिन वो लीड कर रहे थे पंजाब के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस अनऑफिशियल मीटिंग में। कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को? एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को। छोटे मोटे ऑफिशियल्स को? जी नहीं, पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज के कमिश्नर वरुण आहूजा जी इस मीटिंग में अपनी टीम के साथ प्रेजेंट थे। क्यों प्रेजेंट थे? भाई देख लो, सारा मॉडल कॉपी कैट कर लो, जो यहां दिल्ली में अपन कालाकांडी कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी तुमको भी पंजाब में भी इंप्लीमेंट करनी है। और मान साहब कहां थे? कहां थे चीफ मिनिस्टर साहब? वो हम नहीं बोलेंगे कि वो कौन सा शरबत पी के आराम कर रहे होंगे, वो हम नहीं बोलेंगे, वो आपके ऑडियंस खुद समझेंगे कि पंजाब को रन कौन कर रहा है। हम कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि वो एक डमी सीएम है या वो एक एक्चुअल सीएम है, क्योंकि यहां पे तो पंजाब की एक्साइज टीम को, एक्साइज कमिश्नर को लीड कर रहे थे राघव चड्ढा। वो राघव चड्ढा जो कि किसी के रहमो करम से एमपी भी बन चुके हैं, और शायद बहुत जल्दी पंजाब में भी कुछ बनने वाले हैं, या शायद केजरीवाल फैमिली के भी कुछ खास बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, वो तो वक्त सर बताएगा। आप ऐसे मत लेकिन सर, नहीं 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 सर सर सर, ये गलत बात है, दिस इज नॉट फेयर। बनने वाले कहाँ से? बनने वाले थे, अब वो अब परिणीति चोपड़ा के बनने वाले हैं, जो बनने वाले थे वो अब पास्ट हो गया। आई मीन यू नो, थोड़ा देखिए सा तो गायत्री ऐसे जी, मत, आप डोंट कुछ भी प्रेज कह योर होप्स। सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम दिल्ली वालों की हमारी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम तो इशारों इशारों में बात कह जाएंगे। आप कुछ भी उसको समझिए, आपके ऑडियंस कुछ भी समझे, लेकिन मजे की बात क्या है, साउथ लॉबी अपने इशारों पे आम गारमेंट को नचा रहा है कि भैया आपको अगर डील करनी है ना, गवर्नेंस कहां है? वेयर इज गवर्नेंस? इट इज प्योर डीलिंग। आपको इतना परसेंट कमीशन देना होगा, इतना परसेंट देने से इतना परसेंट किकबैक मिलेगा, और उससे आप ये फायदे उठा सकते हैं। आपको मालूम है आपके ऑडियंस को कि जो 100 करोड़ का किकबैक का तो हमने जिक्र सुना, सुकेश ने 15-15 करोड़ के घी के डब्बों का भी जिक्र किया, वहां पे भी बीआरएस का जिक्र आया, वहां पे भी के कविता का जिक्र आया। ऑलरेडी तीसरी चार्जशीट ईडी दाखिल कर चुकी है, जिसमें के कविता और उसके हस्बैंड की भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये इन्वॉल्वमेंट यहां से मिली हुई किकबैक से कहां प्रॉपर्टी तक जा रही है, प्रॉपर्टी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उन सब की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। लेकिन आज के इस टॉपिक में सारा मसाला वो वाला दे दें तो फिर अगले टॉपिक में हम क्या देंगे, इसलिए उस नहीं नहीं मसाले नहीं को नहीं इस नहीं सर टॉपिक में सर, नहीं 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 नहीं, कर आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो दिस इज रॉन्ग, हम जब बैठे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इसी बीच में मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं निशान जी। हे गायत्री, डू यू सी दिस squeaky clean good boy image being generated as a means to make him into the next poster boy for the app? The Ford Foundation wants its frontman to be charismatic. Ishan, no comments because video is rolling out on this very soon. मुझे बहुत लोगों ने बहुत गालियां मारी थी जब मैंने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के ऊपर वीडियो बनाया था। किसकी शादी किससे होती है, हाउ डज इट मैटर टू अस अनलेस और अनटिल इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो मैंने कहा भी था, 2 वीडियोस अभी हैं जो बैकअप में रखे हुए हैं, बिकॉज आई वांट वन मोर डेवलपमेंट बिफोर वी कैन एक्चुअली
back our data with our facts. I mean, back our analysis with facts. So, because हम लोग see, we are political observers and we are able to predict things. But फिर लोग क्या बोलते हैं, conspiracy theorist and all that stuff. So इसलिए that's why we sit with proper जैसे आशीष सर और हम या हम बाकी गेस्ट, जब तक proper facts नहीं होता है तब तक हम लोग फिर उस एनालिसिस को अपने तक होल्ड कर कर आपको रखते हैं कि मालूम है हमारी आपकी मेरी कितनी डिस्कशन होती है, व्यूअर्स को आज पहली बार हम ये डिस्क्लोज कर देते हैं कितनी थोरो हम लोगों की दोनों की डिस्कशंस होती हैं बिफोर वी पुट अप। शायद आपके ऑडियंस के लिए ये 10 या 20 मिनट पुट अप करने के लिए हम लोग कई बार 50 मिनट 100 मिनट भी डिस्कशन करते हैं कि कौन सा बात जो हम रखने जा रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है और कौन सी बात बाकी चैनल्स की तरह सिर्फ एक गॉसिप की तरह है। और ये आपके चैनल की मैं कहूंगा रेलेवेंस है जिसकी वजह से ऑडियंस इतने जुड़े हुए हैं। आपके चैनल की ऑथेंटिसिटी है कि ना तो आप कोई बात बिना फैक्चुअल हुए यहां रखने देती हैं और ना ही खुद रखती हैं। तो कह रही हाँ, अब आपकी तारीफ करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे थैंक यू लाखों लोग हैं, मैं आपकी नहीं तारीफ नहीं करूं अब नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। कोई भी चीज, कोई भी, अब चाहे मेरा यूट्यूब ही है, मेरी वजह से मैं होस्ट जरूर हूँ, बट हाँ, गेस्ट जब तक अच्छे गेस्ट नहीं हो तब तक कहाँ होता है। और ऑडियंस भी उतनी रेसिप्रोकेटरी होनी चाहिए, बिकॉज मजा तभी आता है जब सब इकट्ठे होते हैं, वी एनालाइज एंड ऑब्जर्व। चलिए जी अभी सर, अभी अभी आपस में मजे लेने की बजाय थोड़ा आम आदमी पार्टी से मजे ले लेते हैं। अब जी बिल्कुल। जो राघव चड्ढा की कहानी 102 नंबर पेज पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे खुद सी अरविंद के बयान में आई है, वो क्या आई है वो भी जरा उसको खंगाल लेते हैं। सी अरविंद जो कि राइट हैंड थे मनीष सिसोदिया के, जो कि उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके राइट हैंड और उनके पर्सनल सेक्रेटरी सी अरविंद ने ईडी के सामने खुद कन्फेस किया है ऑन पेज नंबर 102 कि ये जो मीटिंग मनीष सिसोदिया जी के रेजिडेंस पे सीक्रेट मीटिंग हुई, इसमें राघव चड्ढा जी खुद प्रेजेंट थे और प्रेजेंट थे वरुण आहूजा जी जो कि एक्साइज कमिश्नर पंजाब के हैं। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी उनका नाम एज एन एक्यूज्ड एज अ विटनेस नहीं आया है, सिर्फ उनका मेंशन आया है। लेकिन ईडी के लिए तो मेंशन आना ही बहुत है, क्योंकि ये बहुत है ईडी के लिए उनको बुला के इंटेरोगेट करने के लिए कि भाई साहब क्या आप उस मीटिंग में थे या नहीं थे, थे तो क्या वहां पे कमीशन बढ़ाने की बात हुई थी या नहीं थी, और कौन कौन था, साउथ लॉबी किसके बिहाफ पे आई थी, के कविता की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, वहां पे विजय नायर का क्या रोल था, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो किकबैक्स की बात हुई थी या नहीं हुई थी। सी और फिर वो जो भी कहते हैं उन सब चीजों को क्रॉस चेक किया जाएगा। और जैसे आपने अपने इस सेशन की स्टार्टिंग में ही कहा ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, दे आर हार्ड नट्स टू क्रैक एट टाइम्स, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि एक्साइज कमिश्नर वरुण आहूजा जी हैं, उनको कई बार टैकल करना ईडी के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि उनको अपनी जॉब प्रोफाइल क्लीन रखनी बड़ी जरूरी होती है। तो ऐसे में अब आगे आगे, क्योंकि पहले भी जो सारी स्पिल द बीन्स का काम था वो किसने किया, सी अरविंद ने, हु वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो अब एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम अगर इसमें आ गया है, तो ऐसे में वो क्या स्पिल्स बीन्स करते हैं, वो आगे आगे क्या चीजें सामने निकल के हमारे सामने आती हैं, वो अभी हमें देखना बाकी है। लेकिन अभी जो तीसरी जो हम बात कर रहे थे, चार्जशीट ऑलरेडी ईडी ने आज ही वो कर दी है दोबारा से। 3 तारीख को ईडी को परमिशन मिली है विजय नायर और अमित अरोड़ा को क्विज करने की, और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 2 तारीख को ईडी ने तीसरी चार्जशीट भी फाइल कर दी है। और मजे की बात क्या है, इस चार्जशीट में ना सिर्फ एमएलसी के कविता जो कि डॉटर है सीएम तेलंगाना कि उनका नाम है, बल्कि उनके हस्बैंड का नाम भी, अनिल कुमार जी का नाम भी उस चार्जशीट में मेंशन्ड है। अब ये कहां से कहानी सारी घूम रही है कि ये जो उन्होंने सारा का सारा साउथ ग्रुप ने यहां पे दिल्ली लिक्वर पॉलिसी को कंट्रोल किया, अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कराया, यहां पे फर्म्स को बिजनेस दिलवाया, सारे रूल्स को फ्लॉन्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही रिटेलर बनवाया, इंडो स्पिरिट, महिंद्रू जी जैसी कंपनी और इन सबको किस तरह से फायदा पहुंचाया, वो ऑलरेडी ईडी के स्कैन में आ चुका है कि जो 100 करोड़ रुपया उन्होंने किकबैक दी थी, इसके सामने से फिगर्स भी आ गई हैं कि ऑलरेडी टू द ट्यून ऑफ इस 100 करोड़ के सामने से 192 करोड़ इतने कम टाइम में वो ऑलरेडी अर्न कर चुके थे। इतने कम टाइम में ऑलरेडी वो मनी को फ्यू मंथ्स में डबल कर चुके थे। इतना ही नहीं, जी अब इस पैसे का क्या हो रहा था वो भी चीजें सामने आ गई हैं।
ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है, इसमें कई प्रमुख नाम, जो के कविता जी के प्रमुख लोग हैं, उनके नाम आए हैं, जैसे वी श्रीनिवास राव, सृजन रेड्डी, बीवी नागेश्वर राव, अनिल राजन, ऐसे कुछ नाम जो आपके व्यूअर्स रेगुलरली लीगल पॉलिसी को, ये स्कैम को मॉनिटर कर रहे हैं, वो जानेंगे इन नामों को। मजे की बात यह है कि कंपनीज तक भी इंटेरोगेशन में नाम में चार्जशीट में आ गई हैं, जैसे कि फिनेक्स ग्रुप एंड ग्रोथ कैपिटल, क्रिएटिव डेवलपर, इंडिया हेड एंड मेनी मोर। अब इनका लिंक क्या है वो आपके व्यूअर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। ईडी हैज पुट अप इन द चार्जशीट, मैं ये चार्जशीट में लिखी बातें कह रहा हूं, मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा, ये मेरे पर्सपेक्टिव या गायत्री जी के व्यूज नहीं रख रहा, मैं ईडी की बातें रख रहा हूं, क्योंकि हम लोग आपके चैनल पे फैक्चुअल बातें डिस्कस करते हैं। ईडी ने क्या कहा है? ईडी ने कहा है कि कविता यूज्ड टू बाय लैंड्स एट अ चीपर रेट। अब वो पैसे का करना क्या है, कहां कहां तक जा रहा है वो देखिएगा, कहां तक तारे खींचेंगी। फ्रॉम द एनग्रोथ कंपनी विच इज ओन्ड बाय द फिनिक्स कंपनी। मैंने इन दोनों कंपनी के नाम लिए। के कविता सस्ते में किससे बाय करती थी? एनग्रोथ से। एनग्रोथ कौन सी कंपनी की? पेरेंट कंपनी के नीचे है फिनिक्स की। उसका हेड ऑफिस कहां पे है? हैदराबाद में। और उसका सीईओ कौन है? श्री हरि जी। और जो श्री हरि जी हैं, ये हैंड इन ग्लव्स किससे है? इसके पार्टनर कौन है? के कविता के हस्बैंड अनिल जी। अब समझ में आ रहा है नेक्सस सारा? कहां से? इधर से के कविता इधर से पैसा निकाल रही हैं, इधर से पैसा लीक और स्कैम से आ रहा है, तो उधर से लेफ्ट हैंड से आया पैसा राइट हैंड में, यानी उनके हस्बैंड के हाथ में उस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, और वो कैपिटल मार्केट में और ये सब इसमें लैंड में और ये सब चीजों में डील कर रही है, और उसके सीईओ उसके पार्टनर हैं। और ये सारी बातें ईडी को किसने बताई हैं? आपको और मुझको ईडी से पता चली, मनगढ़ंत नहीं है। पहली ऑथेंटिसिटी ईडी को किसने बताई? अब सोचिएगा, किसी भी आदमी के सबसे बड़े राजदार कौन होता है? जब वो ऐसी चीजें 100 करोड़ 200 करोड़ इधर से आया उधर गया, तो वो राजदार कौन होता है सबसे पहला? उसका सीए। तो यहां पे बैक स्टैबिंग किसने की के कविता को? उनके अपने सीए बुच्ची बाबू ने। बुच्ची हाउ बाबू स्वीट। जी ने बुच्ची बाबू जी ने सीबीआई और ईडी के सामने ये कन्फेशंस दे दिए हैं कि ये सारी की सारी चीजें के कविता जी की नॉलेज में थी, ये भी कह दिया है। तो यानी अब उनके बच के निकलने का रास्ता अब बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। और जब उनके बच के निकलने का रास्ता कठिन होता जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर मेरे जिंदा रहने और आपके जिंदा रहने में से एक का जिंदा रहना मुमकिन है, तो दुनिया का हर व्यक्ति खुद को जिंदा रखने में ही मानता है। तो अब जब उनके ऊपर ये सर पे आसमान टूटने वाला है, और ये आसमान उनके पिताजी तक आंच को लेके जाएगा, उनके पति का नाम ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो वो अपने आप को साफ रखने के लिए सब सच सच बताएंगी कि ये पैसा मेरा नहीं था, ये पैसा तो वहां से आया था, ये पैसा हमने इधर से कमाया था। और इतना ही नहीं, बुची बाबूजी का साथ देने के लिए जो साउथ ग्रुप को हेड कर रहे थे अरुण पिल्लई, उन्होंने भी ईडी के सामने मुंह खोलना सब शुरू कर दिया है। इसलिए अब विजय नायर की भी खैर नहीं, इसीलिए ये तीसरी चार्जशीट में विजय नायर को क्विज करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ऑलरेडी ईडी ने ले लिए हैं, क्योंकि विजय नायर का नाम भी अरुण पिल्लई ने और बुच्ची बाबू ने भी कई जगह ये लिया है कि यही पूरा किंग पिन था, जो इंडो स्पिरिट जिसको के कविता रिप्रेजेंट कर रही थी, वहां से जो सारी इनकी डीलिंग्स करवा रहा था। इन सबकी एलिगेशंस हम सबके सामने ऑलरेडी पहले से कई बार कई चीजों में प्रूवन है। और साउथ लॉबी को, जिसको हम साउथ लॉबी कहते हैं, आज तक आपके व्यूअर्स के सामने ये भी हमने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इस साउथ लॉबी को मेनली रिप्रेजेंट कौन कर रही थी? के कविता रिप्रेजेंट कर रही थी प्राइमरीली, ऐसा उन्होंने कन्फेस कर लिया है। एम श्रीनिवास रेड्डी कर रहे थे और उन्हीं के बेटे राघव कर रहे थे। ये तीनों के तीनों नाम ऑलरेडी साउथ लॉबी जो हम करके चल रहे हैं, ये ऑलरेडी ऑन फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें आ चुकी हैं। और इसीलिए अरबिंदो फार्मा के जो डायरेक्टर हैं शरद चंद्र रेड्डी, इन्होंने जो किकबैक्स रिसीव की थी 100 करोड़ रुपए की, हवाला के माध्यम से इनके थ्रू आई थी। देखिएगा कहां से कहां कहानी घूमी, किसने ली, किसको दी, किसके माध्यम से ली,
हवाला का पैसा कौन सी कंपनी में गया, सब कुछ ईडी के सामने ऑलरेडी आ चुका है कि अरबिंदो फार्मा नाम की कंपनी है जिसके डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी हैं। हवाला के माध्यम से इनके पास पैसे गए थे ये 100 करोड़ रुपया, और जो ऑलरेडी 100 करोड़ का अब 192 करोड़ का प्रॉफिट कविता जी की कंपनी पिल्लई जी के कहे अनुसार ईडी के सामने रखे गए फैक्ट्स अनुसार ऑलरेडी कमा चुकी हैं। तो अब सोच के देखिएगा, इतना बड़ा महल जो बनाया, उस महल में कभी थोड़े दिन तो रहने दो, शहंशाह साहब जी को थोड़ा आराम तो फरमाने दो, वो 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में जरा नहाने तो दो, जरा इतने सारे गार्डन और इतने सारे गार्डनर जिसको 30-30 लोग हाउसकीपिंग में लगे हुए हैं, उनके मजे तो लेने दो, उस शानदार 6 करोड़ की टाइल में जरा चेहरा तो देखने दो, वो 8-8 लाख के कर्टेन को जरा हिलाने तो दो, वो लाखों की जी, कमबोर्ड में बैठ जी, के जरा जी, हल्का तो जी, होने दो। मैं और समझ आप रही हूँ आपके इमोशंस, आ जाती है, मैं समझ रही हूँ। बात नहीं है जी। गायत्री। जी, मैं समझ रही हूँ आपके इमोशंस, मैं समझ रही हूँ और हाँ, सारे दिल्ली वासी समझ रहे हैं इतनी गर्मी में, लू में जहाँ मतलब कूड़ेदान इकट्ठे हो रखे हैं, सीवर लाइन्स काम नहीं कर रही हैं और सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर ये अपने करोड़ों का महल बना रहे थे और वो भी किस टाइम पे? मुझे ये नहीं भूलता है। वो भी अब जल्दी ढहने आई वाला हैव है। आज आई का हैव हमारा पर्सनली लॉस्ट आई हैव एलजी साहब ने जो 15 दिन के अंदर एक एक पैसे का हिसाब मांग लिया है ऑन प्रूफ, वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के इंटरवेंशन से, उससे ये बहुत हद तक मिलाए हुए हैं और ऑलरेडी उस बात को कई दिन बीत गए हैं। 27 तारीख का ऑर्डर है, आज छठा दिन है, 15 दिन का टोटल टाइम है, 9 दिन के अंदर अंदर एक एक पैसे का हिसाब उनकी टेबल पे पहुंचना ही पहुंचना है। और स्टेप भी आज आज खुलासे करने पे आ रहे हैं, तो चलिए 1 मिनट में और कर ही देते हैं। आपके ऑडियंस भी क्या याद करेंगे कि शायद आज ये जो शो है हमारा आज तक का सबसे मोस्ट व्यूड शो ही हो जाए, ऐसा प्रभु से कामना है। तो अब जो अगला खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि अगर एलजी साहब इन 9 दिन में ये सारी डिटेल्स उनको बाय फैक्ट, बाय फिगर, बाय फैक्चुअल डाटा नहीं मिलती है साइंड बाय द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, the next step could be he could be initiating a CBI inquiry into the scam of this house renovation 45 crore. CBI inquiry could be initiated. LG has the power to do that. राइट। इसलिए अब ये हालत खराब है नहीं, उनकी। आशीष सर एक्चुअली मेरे को जब ये इनका जो शीश महल बन रहा है, बहुत लोगों ने घपले किए हैं, बहुत लोगों ने सब कुछ किया है, ये तो अपने बच्चों की कसम खा के वो सब दैट गोज इनटू द बैक बर्नर बिकॉज़ ऑल ऑफ दिस थिंग हैज बीन हैपनिंग। व्हाट इमोशनली टच्ड मी वाज आई लॉस्ट फ्रेंड्स, आई लॉस्ट रिलेटिव्स एंड हाँ, मेरे ख्याल से मैं ही अकेली नहीं हूँ। दिल्ली में बहुत लोगों ने, जब कोरोना का टाइम था, परिजनों को लाशें जलाने का टाइम नहीं मिल रहा था, उस वक्त में, काल के उस वक्त में जब सबसे घंघोर अंधेरा था, इनकी मैडम निकली थी शॉपिंग करने पे। माय जी हार्ट बॉइल्स थिंकिंग दैट कि लाशें जल रही थी और तुम जाके शॉपिंग कर रही थी। धिक्कार है ऐसी महिला पे। महिला इसलिए बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर इमोशनल एंड यू रादर देन गोइंग एंड स्टैंडिंग विद पीपल एंड हेल्पिंग देम आउट, तुम्हें हीरे की अंगूठी लेनी थी। Anyways, I actually get emotional. I'm sorry to say that, but this is not a गायत्री जी, profession for me. जी, गायत्री let's जी, go to the next one. जी आज का सर। हमारा ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अब आपने कोविड के टाइम का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं आज का जो हमारा वीडियो है ना, भले ही 2 मिनट और ले ले, ऐसा सुपर डुपर इसमें नॉलेज आज ठूस देते हैं कि आपके व्यूअर्स कहें वाह, देखा तो आज का वीडियो देखा। मालूम है गायत्री जी, मैंने कुछ एनालिसिस किया, ये जो 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने अपने बंगले को चमकाने में, अपनी महत्वाकांक्षा को हवा देने में और अपनी विलासिता को बढ़ाने में लगाया, अगर कोविड के टाइम पे यही पैसा कोविड के लिए इस्तेमाल होता ना गायत्री जी, तो उस समय दिल्ली में ब्लैक में भी ऑक्सीमीटर जो मिल रहे थे ना, वो 1000 रुपए के मिल रहे थे। पता है आपको, फ्री में 4.5 लाख ऑक्सीमीटर जरूरतमंदों को ये दे सकते थे। उस समय गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, वो भी ब्लैक होके 2000 में मिल रहा था। मैं गवर्नमेंट रेट्स नहीं दे रहा, मैं ब्लैक रेट्स दे रहा हूं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर त्राही माम मची हुई थी ना, 2.25 लाख लोगों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते थे। उस समय जो पीपीई किट थी ना, वो मार्केट रेट पे भी 300 रुपए की मिल रही थी। उस समय
15 लाख लोगों को पीपीई किट मिल सकती थी। इसी पैसे से उस समय जो ऑर्डिनरी डिस्पोजेबल मास्क थे ना, 2-2 रुपए के आम बाजार में बिक रहे थे। आप सोच के देखिएगा, 22.5 करोड़ लोगों को वो मास्क मिल सकते थे। गायत्री जी, दिल रोता है ये जान के कि उस समय वैक्सीन 460 रुपए की गवर्नमेंट रेट था, 460 रुपए की। जब हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, हमारे पास पैसा नहीं है, वैक्सीन देंगे तो मोदी जी देंगे, हम वैक्सीन नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी पैसे से तकरीबन 9.25 लाख वैक्सीन अरेंज की जा सकती थी। होता है ये जानते हुए कि उस समय ग्लव्स जो लोगों के पास नहीं थे, कंटेमिनेशन हो रही थी। मात्र 20 रुपए के ग्लव्स का पैकेट आता है, बीइंग अ डॉक्टर मैं बताता हूं उस समय। लेकिन वो 20 रुपए के ग्लव्स भी 2.25 करोड़ ग्लव्स दिए जा सकते थे। लोगों को वादा किया कि आपको हम रेंट का पैसा माफ करवा देंगे, अगर वो नहीं माफ करेंगे तो दिल्ली सरकार देगी। तो छोटे छोटे लोग हैं ना, 1.5 2 2 हजार की चाल में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, जिनके पास पलायन करने को मजबूर हो गए क्योंकि रेंट के पैसे नहीं थे। अगर मैं 2,500 रुपए रेंट भी पकड़ू ना, तो तकरीबन तकरीबन 2 लाख लोगों को रेंट दे सकती थी दिल्ली सरकार। मतलब समझ नहीं आता, अगर छोटे छोटे बच्चों को फ्रूटी देनी हो ना 20 रुपए की, गायत्री जी, तो जी, जी, 2.25 जी, करोड़ आशीष जी फ्रूटी रुकते हैं बांटी वहाँ। जा सकती थी। लेकिन ये जी, अपने विलासिता में और अपने ऐशो आराम में इतने मग्न थे, कोई क्योंकि अकेले जो नहीं थे। खड़े पूरी होके आम कहती है, आदमी पार्टी, पृथ्वी के पूरी आम मालिक हम आदमी थे। पार्टी लगी हुई थी, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई थिंक द ओनली पीपल वुड हैव बीन लेफ्ट आउट इज, अभी क्योंकि उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खुद के पेरेंट्स, जो इनके साथ रहते भी नहीं है, जो इन्होंने शीश महल और ताजमहल बनाकर खड़ा किया हुआ है, उसमें इनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं। इनकी सिर्फ मैडम रहती हैं, हाई प्रोफाइल मैडम, एंड अलॉन्ग विद दैट इनके 2 बच्चे रहते हैं बस। यू नो द, अब मैं क्या बोलूं, छोड़िए, जाने दीजिए। आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, बट यस, आई डू फील भगवान ने that as कहा a तो Mr. जल्दी ही हम CM ऐसा of भी Delhi कोई should have आश्चर्य done a करेंगे, better job. क्योंकि इनके बेटे का नाम भी किसी स्कैम में आ रहा है, इनकी की हुई कालाकांडी में। अगर उसके हमें फैक्ट्स मिलते हैं तो जल्दी ही ऐसा भी एक वीडियो हम हो सकता है आपके That साथ is a करें। breaking news for all the alternate media viewers. आशीष हांडा सर ने बोला उनका नाम भी उजागर होने लगा है, और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम, हमारे पास प्रूफ्स और बातें आए, विल ब्रिंग इट टू यू। जाते जाते, पंजाब एक्साइज कमिश्नर का ऐसी मीटिंग्स में बैठना इज लाइक, भैया आप तोते बहुत जल्दी बोलेंगे, बिकॉज आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल किस हैसियत से गए? आप सिक्योरिटी देने गए थे? एक्साइज कमिश्नर सिक्योरिटी तो देता नहीं है। एक्साइज कमिश्नर होता है एक्साइज की पॉलिसीज को डील करने के लिए। तो व्हाट वर यू डूइंग देयर? वर यू एडिंग देम? चाहे आप उनकी हेल्प कर रहे थे, या फिर आप उनको लूप होल्स बता रहे थे? अगर क्या एग्जैक्टली। क्या बातें आपको सुनने में पता चली, क्या क्या आपने वहां पे हेल्प किया, किन किन व्हेन पॉइंट्स लॉ पे मेकर्स बिकम द लॉ ब्रेकर्स। एग्जैक्टली। सो अब जो है, पंजाब एक्साइज कमिश्नर बहुत ज्यादा दिन छुपे नहीं रह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, अब उनको सामने आना ही पड़ेगा। दे डू नॉट, ही डजंट हैव अ चॉइस। और वैसे भी सरकारी महकमे के लोग बहुत जल्दी दुबकते हैं, बिकॉज नौकरी का सवाल है। तो बाकी सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी, बट द प्रूफ्स अगेंस्ट राघव चड्ढा, एक और कैंडिडेट, बहुत, हाँ, एस्केलेटिंग ऑन डेली बेसिस। एस्केलेटिंग, एंड बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जुडिशरी में जाने के बाद तारीख पे तारीख पे तारीख मिल सकती है, बट एटलीस्ट सामने तो आई चीजें। ये जो पब्लिक इमेज, अपनी चिकनी पब्लिक इमेज बनाकर अभी तक घूम रहे थे, एटलीस्ट वो पर्दे तो हटे। बाकी जनता भी डिसाइड करेगी। वोट की पावर कम नहीं होती है, उसे कम ना आंकिए। एक सरकार ऐसी आती है जो आपको बहुत कुछ बना देती है, और एक सरकार ऐसी आती है जो गड्ढे में डुबा देती है। बस इतना ही अंतर होता है। एक जेलेंस्की बैठा हुआ है यूक्रेन में, जिसने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, और एक बैठा हुआ है बाइडेन, जिसने यूएस को ऊपर से नीचे लाने की तैयारी कर दी, और एक बैठे हुए पुतिन की पूरी दुनिया में इकोनॉमी ऐसी तैसी हो रही है, बट गेट रशियन इकोनॉमी डिस्पाइट द वॉर इज अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जैसा कि आशीष सर ने बोला, एक वीडियो करने के लिए हम पहले 15-20 मिनट, तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर वी डिस्कस। सो प्लीज ऑनर दैट बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, और with a lot of bombarding news, क्योंकि ये जो बेटे वाला एंगल है बहुत अलग एंगल है, and we really need to dig into it and it will be bombarding next point. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।